तन्हाई का सफर। शहर दिल्ली की एक तंग गलियों में, जहां चिरागों की रोशनी भी अक्सर अपनी राह खो देती है, वहां एक बूढ़ा आदमी जिसका नाम था रफीक, अपने छोटे से मकान में अकेला रहता था। उसकी बीवी जैनब कुछ साल पहले एक हादसे में चल बसी थी और उसके बच्चे विदेश में अपनी जिंदगानी के चक्कर में फंसे हुए थे। रफीक का दिल तन्हा था और उसकी आंखें इंतजार करती कि शायद किसी दिन उसका कोई अपना वापस आ जाए। हर सुबह रफीक अपने मकान के बाहर एक बेंच पर बैठकर बच्चों को स्कूल जाते हुए देखता। उनके हंसते मुस्कुराते चेहरे उसकी तन्हाई को और गहरा कर देते। उसकी आंखों में एक ख्वाब सा तैरता कि काश उसका पोता भी इसी तरह स्कूल जाता, लेकिन अफसोस, उसकी जुर्रियों वाली आंखों में अब सिर्फ इंतजार और तन्हाई के बादल छाए रहते। एक दिन जब आसमान पर घने बादल थे और बारिश की बूंदें छत से टकराकर संगीत बजा रही थी, रफीक को एक चिट्ठी मिली। वह चिट्ठी उसके छोटे बेटे अजीम की थी, जो कई सालों से अमेरिका में रह रहा था। चिट्ठी में लिखा था, अब्बू, मैं आपसे मिलने जल्द आऊंगा। यह पढ़ते ही रफीक की आंखों में एक चमक आ गई। उसकी सूखी हुई उम्मीदों में जैसे जान लौट आई। वह सोचने लगा कि अब उसके दिन बदलेंगे, अब उसकी तन्हाई का सफर खत्म होगा। दिन गुजरते गए, लेकिन अजीम का कोई अता पता नहीं था। रफीक का दिल बेचैन था, लेकिन उसकी उम्मीद अभी भी जिंदा थी। वह रोज अपने पुराने रेडियो को साफ करता, अपने कमरे को सजाता और बाहर वाले दरवाजे के पास एक छोटी सी लैंप जलाकर रखता कि जब अजीम आए तो वह अंधेरे में भटके नहीं। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और हवा में सर्दी की चुभन थी, रफीक अपने मकान के दरवाजे पर बैठा इंतजार कर रहा था। तभी एक पड़ोसी दौड़ते हुए आया और कहा, रफीक चाचा, अजीम का फोन आया है। रफीक का दिल धड़कने लगा। उसने कांपते हाथों से फोन उठाया। अब्बू, दूसरी तरफ से आवाज आई, मुझे आने में कुछ वक्त लगेगा, आप ख्याल रखना। रफीक ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मैं इंतजार करूंगा। लेकिन वह इंतजार कभी खत्म नहीं हुआ। दिन बीतते गए, महीनों की शक्ल ले ली। एक सुबह मोहल्ले के लोग रफीक के घर के बाहर जमा थे। रफीक अपने बेंच पर बैठे बैठे हमेशा के लिए सो गया था। उसके चेहरे पर एक अजीब सुकून था, जैसे वह अपने बेटे के आने की खुशी में मुस्कुरा रहा हो। घर के बाहर वही लैंप चल रहा था, लेकिन अब कोई इंतजार करने वाला नहीं था। पर कोई नहीं जानता था कि अजीम ने अपने अब्बू को क्यों छोड़ दिया। मोहल्ले के हर शख्स के दिल में यह सवाल बस गया था कि आखिर क्या वजह थी कि अजीम कभी लौटकर नहीं आया। कुछ दिनों बाद रफीक के छोटे से मकान में से एक हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। मकान के दरवाजे के नीचे से एक पुरानी मुड़ी तुड़ी चिट्ठी बाहर निकली। मोहल्ले के एक लड़के अब्दुल ने उसे उठाया और खोला। चिट्ठी अजीम की थी और उस पर तारीख पुरानी थी, शायद रफीक के मरने से कुछ हफ्ते पहले की। चिट्ठी में लिखा था, अब्बू, मुझे माफ करना कि मैं वापस नहीं सका। यहाँ अमेरिका में हालात बहुत बुरे हैं। मेरे काम में बहुत मुश्किलें आ गई हैं और पैसों की तंगी की वजह से मैं टिकट भी नहीं खरीद पा रहा हूँ। मैं आपको इस तकलीफ में अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन मजबूरी ने मुझे रोक लिया। अब्बू, मैं हर रोज आपकी तस्वीर को देखता हूँ और सोचता हूँ कि काश आपके पास पहुँच पाऊँ। मेरी बेटी आमना भी आपको बहुत याद करती है। वह आपके बारे में कहानियाँ सुनना चाहती है। मैं जल्द ही आऊँगा, आपका अजीम। ये पढ़ते ही अब्दुल की आंखों में आंसू आ गए। वह तुरंत ये चिट्ठी रफीक के घर वालों के पास ले गया। जब यह चिट्ठी रफीक के बड़े बेटे सलमान के हाथ में पहुंची, तो उसकी आंख तो उसकी आंखें भीग गईं। वह अपनी बूढ़ी माँ फरीदा के पास बैठा था, जो पहले से ही गहरे दुख में डूबी हुई थी। सलमान ने चिट्ठी को पढ़ते हुए कहा, अम्मी, अजीम को माफ कर दीजिए। वह वापस आना चाहता था, लेकिन हालात ने उसे रोक लिया। फरीदा ने कांपते हाथों से चिट्ठी ली और अपने बेटे के शब्दों को पढ़कर फूट फूट कर रो पड़ी। उसकी आंखों में गुस्सा और प्यार दोनों के आंसू थे। रफीक का इंतजार बेकार नहीं था। उसने रुंधी हुई आवाज में कहा, अजीम उसे याद करता था, बस किस्मत ने उसे जुदा कर दिया। अगले ही दिन सलमान ने अजीम को फोन किया। दूसरी तरफ से अजीम की आवाज में भीगापन था, जैसे वह भी आंसू रोके बैठा हो। भाई, अब्बू का हाल क्या है? उसने पूछा। सलमान ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अजीम, अब्बू अब हमारे बीच नहीं रहे। उन्होंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया,
लेकिन उनका सफर खत्म हो गया। अजीम की आवाज थरथराने लगी। नहीं भाई, ये नहीं हो सकता। मैंने उन्हें वादा किया था, मैं जल्द आने वाला था। तुम्हारा इंतजार उनका आखिरी सहारा था, सलमान ने नम्रता से कहा। लेकिन अब्बू बहुत थक चुके थे अजीम। अजीम ने टूटे हुए दिल से जवाब दिया, मैंने सोचा था कि वक्त मेरे हाथ में है, पर अफसोस मैंने वक्त को गलत समझा। सलमान ने समझाया, अब्बू की रूह को सुकून तभी मिलेगा जब हम उसे सुकून दें। तुम्हें वापस आना होगा ताकि उनकी आखिरी ख्वाहिश पूरी हो सके। अजीम ने वादा किया, भाई मैं आऊंगा, अब चाहे जो भी हो जाए। चंद दिनों के बाद अजीम अपने वतन लौटा। वह अपने अब्बू के छोटे से मकान के सामने खड़ा था जहां कभी रफीक इंतजार किया करते थे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपने अब्बू की याद में एक छोटा सा चिराग जलाया, ठीक उसी जगह जहां रफीक हमेशा एक लैंप जलाकर रखते थे। मोहल्ले वाले उसके आसपास खड़े थे, सबकी आंखों में वही सवाल और दर्द था। अजीम ने धीरे से कहा, अब्बू मैं देर से आया लेकिन मैं आया। उसने अपना सिर झुका लिया और जमीन को चूमा। मोहल्ले के लोग उसके पास आए और उसके कंधे पर हाथ रखा। तुम्हारा अब्बू तुम्हें माफ कर देगा, एक बुजुर्ग ने कहा। उसका प्यार इतना बड़ा था कि उसकी रूह भी तुम्हारी राह देख रही थी। अजीम ने नम आंखों से अपने मकान की ओर देखा। अब मैं इस घर को छोड़कर नहीं जाऊंगा, अब्बू के ख्वाबों को जिंदा रखूंगा। वह जानता था कि उसके लौटने से अब्बू की तन्हाई की उस बेंच पर अब कोई खालीपन नहीं रहेगा। वह अब अपने अब्बू के उस इंतजार को हमेशा के लिए सुकून में बदलने का इरादा कर चुका था। और इस तरह अजीम ने अपने अब्बू की याद में वही घर दोबारा बसाया जो तन्हा था। अब उस तन्हाई में भी एक नई जिंदगी की खुशबू बहने लगी थी।